कुश्ती में अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। आपको बता दें कि भारत को पेरिस खेलों में ये छठा पदक मिला है। अमन सहरावत ने डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया है। भारत ने ओलंपिक में 6 मेडल जीत लिए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 21 वर्षीय अमन ने कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में बताया जा रहा है कि पोर्तो रिको के डायरन टॉय क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया है। इससे पहले 76 साल अखाड़े के प्रतिभाशाली पहलवान अमन ने गुरुवार को प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पुरुषों के 57 ग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के सेमीफाइनल में जापान के शीर्ष वरीय रेई हिगुची से एक तरफा अंदाज में हार गए थे। अमन भले ही गुरुवार को पदक पक्का करने से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और देश को पेरिस खेलों में छठा पदक दिला दिया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक 5 कांस्य और 1 रजत सहित कुल 6 पदक जीते हैं। बिल्कुल सारे जितने भी अपने मतलब किए बिल्कुल सारे जितने भी अपने मतलब किए स्पोर्ट्समैन अपने एथलीट्स किए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। जो कोई मेडल लाया उनको भी बधाई है, और जो इस बार रह गए हैं और उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगले बार और तगड़े होकर तैयारी करो, और ताकि अगली बार मेडल ला सके हिंदुस्तान के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज वायनाड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के बैठक भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र को वहां का हवाई सर्वेक्षण भी वो करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। वे राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे, फिर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसके बाद राहत शिविर और अस्पताल जाकर भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। एआईएमएस के अनुसार भूस्खलन के बाद लापता 152 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। चीनी उद्योग संगोष्ठी समारोह का दिल्ली में आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सहकारिता के 8 क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी देने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज चीनी कॉन्क्लेव और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। सहकारिता के 8 क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चीनी उद्योग संगोष्ठी समारोह का दिल्ली में आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे और साथ ही सहकारिता के 8 क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी देंगे। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदू लड़की मुस्कान वैष्णव को उसकी मुस्लिम दोस्त सना खान ने एक मुस्लिम लड़के से मिलवाकर लव जिहाद का शिकार बनवाया है। मां बाप से विरोध के बाद हिंदू लड़की ने बाहर पढ़ने जाने के बहाने असलम से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया। इस पूरे मामले में असलम का वकील भाई रजा खान उसका साथ देता है। बाद में हिंदू युवती को कई बार गौमांस खिलाया जाता है और वहां उसका शारीरिक शोषण भी होता है। मां बाप ने मैरिज पर स्टे लगवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना से बात की है। पूरा परिवार दहशत के कारण पलायन कर उत्तर प्रदेश आ गया है और उन्हें सीएम योगी से इंसाफ की आस है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। आज देखिए, धर्मांतरण का मामला तो पूरे देश से ही आते हैं सामने, तो इसी मामले को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारे ऑफिस में ही एक परिवार आया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी के लिए, और उससे भी हमने बात करने की काफ़ी कोशिश की। बहुत ज़्यादा डरी हुई है, एक जिहादी के साथ कैसे फंस गई। मैं जब 9th क्लास में थी तो अच्छा, 9th में थी। किस स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं शक्ति के स्कूल में अच्छा, और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? फर्स्ट ईयर बीकॉम। फर्स्ट ईयर बीकॉम। फिर आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी बीच में? ऐसे ही शादी कर ली उससे। शादी के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ, आजकल के समय में तो लड़कियां इतना पढ़ रही हैं, पढ़ने के लिए मम्मी पापा से लड़ जा रही हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, शादी नहीं करनी है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आप इस तरह से अचानक शादी कर लेती हैं? ऐसे ही। कुछ तो वजह होगी, कुछ। क्या नाम है जिससे आपने शादी की है? असलम खान। कहाँ रहता है वो? छत्तीसगढ़ में। उसकी उम्र क्या होगी? 24। 24 साल। और आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी 20। 20 है। तो अचानक से शादी कर लेना, शादी के बाद क्या असलम ने आपको बोला है कि आपको पढ़ाएंगे? नहीं नहीं बोला है। आपका मन नहीं है पढ़ने का? है, बोली थी तो हाँ करके बोले थे। आपको गौमांस खिलाया गया था? हाँ, कितनी बार? 2-3 बार। तो अभी फिलहाल परिवार वालों से हम जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस मामले पर। मैं अभी जो गुजरी हूँ 6-7 महीने से, बहुत दुखद है हर माँ बाप के लिए। ऐसी स्थिति किसी माँ बाप के पास ना आए। और मैं ये अनुभव की हूँ कि बहुत सारे माता पिता अपने लड़के जैसे ऐसे हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। फिर उस लड़की का जीवन बहुत दर्दनाक बन जाती है। और आप सभी को पता है कि कई जगह ऐसे कांड हुआ है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हर माता पिता से कि ऐसी स्थिति में बच्चों का साथ में आएँ और बच्चों को जैसे बनता है वैसे ही अपने धर्म में वापस कराएं, अपने घर में वापस कराएं। तो सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे ये बच्ची आपको मिली और कैसे आपको इसकी जानकारी मिली। इस बच्ची के हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं हमारे सुमित खंडेलवाल जी। इनको जब आया संज्ञान में तो इन्होंने सुरक्षित बच्ची को वहाँ से सब कुछ करते हुए लाए। अब हम यहाँ पे अपने संगठन के जो मुख्य कार्यालय है इसके निगरानी में, और हमारे बहुत से जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके माहौल में ढालने के लिए बच्ची को यहाँ पे लाया गया है। और ये केस केवल यही सिर्फ मुस्कान का नहीं है, ऐसे तो हजारों केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से केसेस में अभी 3 लड़कियों को, एक हरोला से लड़की है और एक न्यू अशोक नगर से है और एक ममुरा की लड़की है। अब ये इनके माँ बाप नाम मीडिया के सामने नहीं लाने दे रहे हैं, जबकि सब कुछ पुलिस में भी गए। जो लड़के लव जिहाद जो किया था उन लड़कों की पिटाई भी पुलिस ने लगवाया, सब कुछ करवाया, उसके बावजूद भी मीडिया के सामने नहीं ला रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि लोगों में जागृति आए और उनके माँ बाप और उस पूरे समाज को कि यदि इस प्रकार की घटना यदि गलती से हो जा रही बच्चों को, बच्चे 14 साल नाबालिग है, उनको क्या पता है, और ऐसे बच्चे यदि गलती करते तो उसके लिए इतनी बड़ी दंड क्यों पड़ोस वाले देते हैं, क्यों समाज दंड देती है इन सबों को। कैसे मिली आपको ये बच्ची जिसको आप लेकर आए हैं? ये परिवार जब इनको कोर्ट के थ्रू सुपुर्द हुआ था तो ये अपनी बच्ची को वहाँ शक्ति छोड़ दिया था। उन्होंने पूरे घर बार सब ऐसे छोड़ के इधर उधर, कभी बीजापुर, कभी कहाँ इधर उधर भटक रहे थे। तो उसी संदर्भ में वो रायपुर आए थे राम मंदिर में, तो वहीं से थ्रू संघ के कार्यालय के थ्रू मेरे से संपर्क में आए। तो जब इनसे मिला और इनके जब पीड़ा जाना मैंने, तब मैंने यही निश्चित किया कि इस लड़की को किसी भी हाल में मैं जिहादी लोग के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो तब से इनको फिर मैंने अपने ही जगह इनको दिया कि आप यहीं रहो और किसी भी तरह का समस्या होगा तो इसको हम देखेंगे। और अब जो भी अपने भारतीय सनातन संस्कृति में इसको वापस जैसे भी जो कराना था सब चल रहा था। दूसरी बार भी ये कोई धमकी मिलने के कारण, बार बार धमकी मिल रहा था, इस कारण वो लड़की फिर किस तरह की धमकी मिल रही
ये है कि अगर लड़की को सुपुर्द नहीं किया, इनकी नानी को जाके धमकी दे रहे थे वो लोग, जो एफआईआर भी आपको मैंने कॉपी दिखाया है। दिल्ली के सिद्धपीठ सनातन शिव मंदिर मोतीबाग में स्वर्णिम श्रावण अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यतः सनातन संस्कृति के माध्यम से 1.25 करोड़ पंचगव्य पार्थिव शिवलिंग और रुद्राभिषेक और साथ ही 1.25 लाख रुद्री पाठ 108 ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए क्या कहा, जरा सुनते हैं। यह श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े का आश्रम है, उसकी शाखा है और श्रावण स्वर्णिम अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। संकल्प है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। विश्व शांति, सनातन और समन्वय और इस देश में जो आक्रोश है उसके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान भोले के चरण में और विश्व कल्याण के लिए यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित और संपूर्ण महीने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन 21 ब्राह्मणों द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसका रुद्राभिषेक होता है और अलग अलग जजमानों द्वारा इसका रुद्राभिषेक होता है। दिल्ली शराब नीति मामले में 16 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत से बेल मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप है। हालांकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसका मतलब सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और इसको जीत बता रही है। देखिए शराब नीति मामले में क्या हुआ पूरा मामला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी अपनी सफलता का जामा पहनाने में लगी हुई, जिसे एक ओर आप सांसद संजय सिंह तानाशाही पर तमाचा बताते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय मनीष सिसोदिया की जमानत पर देर अंधेर का मुहावरा सुनाते नजर आए। यही नहीं, आप नेता आतिशी मार्लेना ने तो इस जमानत पर वो इतनी भावुक हो गयी कि उन्हें बीच संबोधन में रोना आ गया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को इन दिनों आप नेता ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं मानो जैसे सिसोदिया किसी बहुत बड़ी क्रांति के कारण जेल में बंद। लेकिन सच तो यही है कि दिल्ली को पाठशाला के नाम पर मधुशाला में भेजने वाले सिसोदिया पर ऐसे ऐसे आरोप हैं जिन पर आम आदमी पार्टी का कोई एजेंडा मिट्टी नहीं डाल सकता। सिसोदिया पर कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए के छूट देने का आरोप है, जिन्होंने एक बार एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की भारी रकम दे दी थी। एक्साइज विभाग के मंत्री होने के बावजूद सिसोदिया ने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले किए। सिसोदिया ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए शराब लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने करीब 2.2 करोड़ की घूस ली। यही नहीं, सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड तक बदले थे, जिनमें 5 सिम कार्ड उन्हीं के नाम पर थे। जिस मनीष सिसोदिया को आज आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बताकर जश्न मना रही है, उनके आरोपों की लिस्ट काफी लंबी, जिस पर अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, जिसका अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सिर्फ जमानत दी है और वो अभी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस जमानत के लिए सिसोदिया को कुछ कीमत चुकानी होगी और बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 का बेल बॉन्ड भरना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। उन्हें सबूतों और गवाहों को प्रभावित न करने के शर्तों का भी पालन करना होगा।
और इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी। यानी सिसोदिया ना तो आजाद हुए और ना ही अपने आरोपों से रिहा हुए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि स्वयं को ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी और इसके नेता सिसोदिया की जमानत से जुड़े सच को जनता से छिपाने में और जमानत पर भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई और पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित और हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन वहां लगातार बढ़ रही हिंसा से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो था वहां रहने वाला हिंदू, जो चीख कर कह रहा था कि हमें बख्श दो। हिंसा के इस चक्रव्यूह में हवस और कट्टरता की आग सीने में लेकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुरुषों की झोली से लेकर महिलाओं की इज्जत तो लूटी ही, साथ ही सर तन से जुदा करने में भी कोई पीछे नहीं हटा। इन सब के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने इसका कार्यभार संभाला, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का ये संदेश जितना सरल दिख रहा है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी चेतावनी छुपी हुई है। चेतावनी ये कि भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता है। चेतावनी ये कि आंदोलनकारियों की हवस का शिकार हो रही हिंदू बेटियों के आंसुओं का हिसाब भी भारत रख रहा है। चेतावनी ये कि हर मजबूर हिंदू पुरुष की लूटती और खाली होती तिजोरी के बही खाते पर भी भारत की नजरें बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर रोक लगेगी या फिर कट्टरता के इस तपते रण में भारत को उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।